हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहली जो जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है, उसके पश्चात जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है यहाँ पर, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और जिन लोगों का चयन नहीं हो सका है, तो आप लोगों को भी अभी आगे पूरे चांस है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है ओवरलैपिंग को लेकर के, बहुत लोग ओवरलैपिंग से कंफ्यूज्ड हैं। और मैं खुद इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो यूआर और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो इनके जो गुणांक में डिफरेंस देखने को मिलता है, कम से कम 2, ढाई, 3 नंबर इतने गुणांक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया इस बार है, बिल्कुल 68,500 से डिफरेंट देखने को मिल रही है। और यही वरीयता क्रम भरने के टाइम पे मैं बार बार आप सभी को बताने का प्रयास भी कर रहा था। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, किसी का भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप ओवरलैपिंग के लिए जो भी मैं बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर इसको ध्यान से सुनिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था। देखिए दोस्तों, जब जनपद आवंटन से पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, जिला वरीयता क्रम भरना था उसमें आपको, तो उसमें मैंने आप सभी से यही कहा था, कई वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को यही बताने का प्रयास किया था कि जब भी आप जनपद आवंटन सूची भरें, तो आप अपने सेफ गुणांक को ज़रूर ध्यान दें। 75 जनपद भर देंगे आप, तो इससे क्या होगा, जब सेम गुणांक में होंगे आप, सेम कैटेगरी पे होंगे आप, सेम जनपद पर होंगे, वहाँ पर जिसका वरीयता क्रम में शीर्ष पर होगा, कम क्रमांक होगा, उनका चयन हो जाएगा। अब देखिए, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए क्या इसमें है, जैसे कुछ ज़िले में ज़्यादा मेरिटोरियस अभ्यर्थी है, वहाँ की मेरिट ज़्यादा गई है, तो वहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो ज़्यादा मेरिट वाले ओबीसी या एससी के या फिर जो स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी रहे होंगे, ओवरलैपिंग के पश्चात यूआर की सीट उन्हीं को मिली होगी। बाकी जो कम वाले रहे होंगे, फिर उन्हें उनकी कैटेगरी में फ़ाइट कराया गया होगा। अब जब ज़्यादा मेरिट जा रही है उन ज़िलों के लिए, और जिन ज़िलों की मेरिट कम जा रही है, तो वहाँ पर जो कम गुणांक वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी रहे होंगे आरक्षित वर्ग के, तो उनका भी चयन हो गया होगा। तो यही वो फैक्टर है कि कम गुणांक वालों का भी चयन हो गया है और कहीं कहीं पर ज़्यादा गुणांक वालों का चयन नहीं हो सका है। जनरल कैटेगरी में मैं आप सभी को बिल्कुल साफ कर दूं, कम से कम 1400 से 1500 के आसपास कमेंट आ चुके हैं, सभी लोग अपने गुणांक शेयर कर रहे थे। जनरल कैटेगरी में 67.15 तक चयन हुआ है, ठीक है, कमेंट देखने को मिला है। बाकी 67 से लेकर के 68 के बीच में काफ़ी अधिक लोग हैं। इसी तरह से ओबीसी की कैटेगरी में 66.6 तक, यहाँ तक मुझे चयन देखने को मिला है। बाकी उसके ऊपर जिनके भी गुणांक हैं, तो उनका चयन हुआ है। और बहुत लोगों के 66.75 है, 72 है। मेरे पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। इसमें एक लोगों का 66.57 है ओबीसी कैटेगरी में, इनका चयन नहीं हो सका है, ठीक है। इसी तरह से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और इनका गुणांक है 65.7, इनका भी चयन नहीं हो सका है। अब आप बताइए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए गुणांक कितना गया होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्लस वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों में थे, जैसे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, ठीक है, एसटी हो गए, तो कुछ लोगों को राहत मिली है। लेकिन जो ओबीसी और विशेष करके जो यूआर के अभ्यर्थी थे, दिव्यांग अभ्यर्थी थे, तो इन लोगों के लिए गुणांक जो है 65 या उससे ज़्यादा ये होगा। क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थी में मुश्किल से 4 या 5 ही ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले हैं जहाँ पर चयन हुआ है, और कुछ लोगों ने गुणांक भी अपने शेयर नहीं किए हैं। बाकी जिनका चयन नहीं हो सका है, तो ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिनके 62 है, 63 है, 64 और 65 भी है। जैसे एक लोग का है 65.7 और इनका जनरल कैटेगरी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, इनका चयन नहीं हो सका है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर कितनी गुणांक, कितना कट ऑफ गया होगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। इसी तरह से जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जैसे एक लोग का है 66.523, ठीक है, और एक है दूसरे, इनका है 66.59 ओबीसी कैटेगरी में। इसी तरह से 66.57, यानी 66.60 तक मुझे देखने को मिला है। लेकिन देखिए दोस्तों, 66.60 से नीचे वाले भी चयनित हैं जहां पर कम गुणांक गई है, जैसे कि आपका महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है, बस्ती हो गया आपका। कुछ ऐसे जनपद है जहाँ पर कम गुणांक का भी चयन हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट में कुछ डिफरेंस है। तो ये मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि अगर आप लोग सेफ गुणांक, जैसे ओबीसी के लिए मैंने कह दिया था कि अगर 67 प्लस हैं,
तो ही आप लोग अपने गृह जनपद को वरीयता दीजिए, चाहे वहाँ पर कितनी भी सीटें हो, कम भी सीटें हो, तभी भी आप अपने गृह जनपद को वरीयता दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 67 से कम हो तो कम से कम आप लोग एक सेफ जनपद को ज़रूर आप लोग वरीयता क्रम में ऊपर स्थान दें। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों से भी वरीयता क्रम भरने में जो भी मिस्टेक हुई है जाने अनजाने में, तो अब उसके लिए पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सेकेंड लिस्ट जब आएगी तो निश्चित रूप से कम 2 से 3 गुणांक कम देखने को मिल सकता है। इसी उम्मीद से मैंने ओबीसी के लिए बता रखा है कि 64 प्लस अगर है आपके, तो पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि आप लोगों का चयन हो सकता है। इसी तरह से जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों के लिए 65 प्लस तक, क्योंकि 69 प्लस तो ये एक्सपेक्ट किया गया था गुणांक इनका, लेकिन 67 प्लस वालों का भी चयन हुआ है। इस वजह से लग रहा है कम से कम 2 गुणांक इनके भी नीचे आ सकते हैं। तो 65 प्लस जो भी जनरल कैटेगरी से होंगे तो इनका चयन हो सकता है, और ओबीसी कैटेगरी में 64 प्लस का भी। अब एससी कैटेगरी में कितने गुणांक तक वालों का चयन हो सकता है, तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो 69,000 की लिस्ट थी, ये पूरी 69,000 की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। इसके पीछे वजह यह है कि जो एसटी की 1110 सीटें खाली रह गई, प्लस एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में भी कुछ सीटें रिक्त रह गई होगी, क्योंकि वहाँ पे पास अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। तो इस वजह से जो है लगभग 1163-67 कितना है समथिंग, आप लोगों को पता होगा डेटा। तो इतने सीटों के लिए जिला आवंटन सूची जारी नहीं की गई है। अब ये सीटें किन को जाएंगी, ठीक है, एसटी के जो भी सीटें होती हैं एससी को दी जाती हैं। तो इससे क्या होगा, एससी के अभ्यर्थियों का जिनके 58 प्लस भी है ना, मुझे लग रहा है यहाँ तक पूरी संभावना है कि 58 प्लस भी अगर आपके 58 प्लस भी है तो उनको भी पॉसिबिलिटी बन रही है पूरी। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जैसे कि ओबीसी होंगे या फिर यूआर में होंगे, एससी होंगे, तो आप लोगों को वही है कि जितने भी सीटें रिक्त बचेंगी पहले काउंसलिंग के पश्चात, उन्हीं सीटों के सापेक्ष आपको अपने कैटेगरी का भी और प्लस आपको अपने स्पेशल कैटेगरी का भी फ़ायदा लेते हुए उसी तरह से चयनित आप आगे भी होंगे। अब देखिए, जो स्पेशल कैटेगरी की जो बाकी सीटें रिक्त बची हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन की, फ्रीडम फाइटर की, तो इन सीटों पर किसी का भी चयन हो जाता है। ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जो आपका बेसिक शिक्षा परिषद है। तो इन सीटों को किसी को भी दी जाती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो भी लो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, अगर वो लोग ऐसे किसी जनपद को उन्होंने वरीयता क्रम में पहले स्थान दिया था जहाँ पर मेरिट कम गई है, उनका चयन हो गया। और जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, जिनको ऐसे जनपद में जिन्होंने अपने वरीयता क्रम में प्रथम स्थान दिया था जहाँ पर हाई मेरिट गई है, तो ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी चयनित होने से रह गए। और जो यूआर की सीट पे फाइट कराने वाली बात है, ओवरलैपिंग वाली बात है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो डेटा मिला है दोस्तों अभी तक, तो अगर इसमें आप कंपेयर करेंगे, देखिए आपने कंपेयर कैसे किया है, आपने क्या किया है, जैसे कि हाई मेरिट जो कट ऑफ है ओबीसी की, मान लीजिए यहाँ पे 66.60 मैंने मान लिया, और यूआर की कैटेगरी में 67.15 तक सिलेक्शन हो गया। फिर आपने कहा कि ये 0.55 के डिफरेंस में 18,000 अभ्यर्थियों यानी 18,000 सीटें ओबीसी की फुल हो गई क्या। देखिए दोस्तों, आप लोग जब मेरिटोरियस की बात करेंगे तो उसमें लो गुणांक वाला मेरिटोरियस और हाई गुणांक वाला मेरिटोरियस आप देखिए, ये जो 67.15 है, ये जो लो मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी होंगे, ये आप इसमें हाई मेरिट पे चले जाइए। हाई मेरिट पे हो सकता है 70 प्लस भी हो, 70 के आसपास हो। जब आप उनसे कंपेयर करेंगे तो 2 से 3 अंकों का, 2 से 3 गुणांक का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि जब भी जिस भी जनपद में वरीयता क्रमांक में प्रथम में वरीयता क्रमांक आप 1 मानकर चलिए कि आपने वरीयता क्रमांक 1 भरा है, ठीक है, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, मेरिटोरियस हैं, एमआरसी अभ्यर्थी हैं, वहाँ पर यूआर की कट ऑफ कम जाने से तो कम गुणांक वालों का भी चयन, यूआर की सीटें मिली होंगी उन्हें, फिर वहाँ पर उनकी कैटेगरी की जो सीटें होंगी बाकी अभ्यर्थियों में बट गई होंगी। लेकिन जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गई है वहाँ पर ओबीसी के जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स रहे होंगे उन्हें ही वहाँ पर यूआर की सीट मिल पाई होंगी। और जो लो गुणांक वाले रहे होंगे, अगर उनकी वहाँ के कैटेगरी में, उस ज़िले में उनकी कैटेगरी में अगर सीटें कम रही होंगी तो फिर उन्हें वहाँ चयन नहीं मिला होगा। फिर दूसरे जनपद में उनका वरीयता क्रमांक खिसका, दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए। अब वहाँ पर सेम गुणांक होते हुए किसी का वरीयता क्रमांक अगर 1 हो रहा होगा तो उनका चयन हो गया होगा और आपका चयन नहीं हुआ होगा। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों होती है इसमें ओवरलैपिंग प्रकरण में। तो ओवरलैपिंग को लेकर के काफ़ी जो विसंगति पहले भी देखने को मिली है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ विसंगति हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मुझे, जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों, निष्पक्ष तरीके से मुझे यही लग रहा है कि 2 से 3 गुणांक का डिफरेंस है। लेकिन इसमें आपको हाई मेरिटोरियस ओबीसी कैंडिडेट प्लस हाई मेरिटोरियस यूआर
की जो सीट जो ओबीसी को मिली है या एससी को मिली है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को मिली है, आपको उनसे कंपेयर करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसी तरह से लो मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और लो मेरिटोरियस या लो कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के हैं उनसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर भी कुछ जनपदों में डिफरेंस है ये दोस्तों, एक से कम डिफरेंस देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं विसंगति देखने को मिल सकती है कि इतना डिफरेंस कम कैसे है आरक्षित प्लस अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का। एससी की सीटों पर 61.15 तक भी लोगों का चयन हुआ है और ओबीसी में 67.60 तक का चयन हुआ है, उससे ऊपर के भी जो अभ्यर्थी हैं उनके चयनित हुए हैं। अब देखिए जितना भी ये जो लिमिट है, जैसे यू बार की सीट पर 67.15 ही मानकर चल रहे हैं, ओबीसी में 61.60 और एससी में 61.15, ठीक है। अब इनसे आप 2 से 3 गुणांक आप घटा सकते हैं, अधिकतम 3 गुणांक आप कम करके देख लीजिए और 3 गुणांक तक यानी ओबीसी में 64, जनरल में आप 64 तक तो ज़्यादा संभावना नहीं है, 65 प्लस तक आप सेफ मान सकते हैं और एससी की कैटेगरी में जो है 59 या 58 प्लस तक अगर एसटी की सीटें मिल जाती हैं एससी को तो फिर तो 58 प्लस वालों के भी पूरे चांस बनेंगे। दोस्तों जो पूर्णांक और प्राप्तांक वाली गलतियां हैं उनमें आवेदन में संशोधन के लिए लगातार अभ्यर्थियों की मांग जारी है और अगर ऐसे अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में हो सकते हैं जो इस चयन प्रक्रिया से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और जो 68,500 वाले अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या कम से कम 15 से लेकर के 17,000 प्लस हो सकती है। इसमें और भी अभ्यर्थी होंगे जो अदर जगह चयनित होंगे। तो दोस्तों जो मेरा आंकड़ा है अभी तक 15,000 तो मैंने प्लस कम से कम बताया है और ये संख्या आपकी 20,000 तक रह सकती है जो सीटें रिक्त बचेंगी पहली काउंसलिंग के पश्चात। और इन्हीं 15 से 20,000 सीटों के लिए फिर से आपकी सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। सेकेंड लिस्ट देखिए बिल्कुल 100% जारी की जाएगी और ये कब तक जारी होगी, संभावना इसकी कब तक है, तो 10 से 12 जून तक। अभी कोई मुझे पीएनपी से कोई अभी दोस्तों कोई सूत्रों से खबर नहीं मिली है, लेकिन एक मैं अनुमान बता रहा हूँ मैं आप सभी को कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करवानी है तो 10 से 12 जून तक तो सेकंड लिस्ट आपकी कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से आ जाएगा और 6 जून के बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी पहले राउंड की समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर में कोई ना कोई डेटा ऑफिशियल देखने को मिल सकता है कि कितनी सीटें किस कैटेगरी की रिक्त रह गई हैं। अब देखिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि जिनका भी नाम सूची में है काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि आपका चयन पक्का हो गया, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपके सभी एस्पेक्ट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स से लेकर के आपके अर्हता से लेकर के। अब देखिए दोस्तों जिनका भी चयन हो गया है पहली लिस्ट में तो जो भी आपके प्रपत्र जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोग कुछ लोग तो आज पहुंच गए होंगे काउंसलिंग स्थल पे, जिनके दूर होंगे और जिनके पास वाले भी होंगे ना, तो आप सभी लोग जो लोग पहुंच करके आज अपना स्थल देख लिए होंगे, वहाँ पे नोटिस वोटिस सब लगा दी जाती है पहले से, सभी प्रारूप सब कुछ आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोगों को जरूर आज जा करके देख लेना चाहिए। तो जो भी गए थे अच्छी बात है, अगर आप नहीं गए थे आज तो कल आप लोग सुबह जल्दी जा करके सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, ताकि कल जो भी चीज़ें हों कम से कम मैक्सिमम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सके। अगर कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं तो उनको 1 से 2 दिन के अंदर समय दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही होगी। तो कल के बाद परसों भी आप ये कर सकते हैं, 1 से 2 दिनों में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो डीडी आपकी लगनी है, शपथ पत्र हो गया, शपथ पत्र आप ले करके भी जा सकते हैं अपने गृह जनपद से और आपको वहाँ पे पूरा प्रारूप रहेगा और उसी अनुसार आपको लिख करके पूरा वो दे देना है। 10 रुपये का 100 रुपये का आप सब ले लीजिएगा, लिफाफा हो गया और फाइल वोइल आप सब कुछ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग तो आप लोग बिल्कुल वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से बात कर लीजिएगा और कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ही आप मुश्किल से मेहनत से आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप लोग आगे बढ़िए और आप लोगों को नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल जो है 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन की सूची जारी की गई है और अभी भी 68,754 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जिला आवंटित नहीं हो सका है। इन 68,754 में से मैं 68,000 ही मान करके चल रहा हूँ, 754 छोड़ दीजिए आप। 68,000 अगर आप ले लीजिए तो कम से कम 15 से 20,000 रिक्त सीटों के सापेक्ष ये लोग फाइट करेंगे और इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कम गुणांक वाले होंगे या फिर जिनके शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिनके नंबर 97 से लेकर के 100 के बीच में ज़्यादा करके होंगे या 105 तक ज़्यादा करके होंगे। एक अभ्यर्थी हैं, इनके जनरल कैटेगरी में 67.66 इनके गुणांक बन रहे थे और इनको गृह जनपद में मिल करके बगल का जिला मिला है।
तो ये भी हुआ था कि उनके गृह जनपद का गुणांक ज़्यादा चला गया हो, और उन्होंने जो वरीयता क्रम में सेकंड स्थान पे जो जिला रखा होगा, उसके बाद का जो जिला रखा होगा, हो सकता है वहाँ पे गुणांक कम गया हो और उन्हें वो जनपद आवंटित हो गया। तो दोस्तों, जब आपका जिला वरीयता क्रम भरा जा रहा था उस समय काफ़ी लोग परेशान थे और इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि सेप गुणांक से और जिला वरीयता क्रम से क्या मतलब है। अब दोस्तों, जो भी आप लोगों को लग रहा है ना, ओवरलैपिंग ठीक से हुआ कि नहीं हुआ है, ज़्यादा गुणांक पर भी मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, किसी अभ्यर्थी का मेरे से कम गुणांक पर भी चयन कैसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी जिला वरीयता जो आपने क्रम भरा था उस पर पूरी तरह से ये डिपेंड कर रहा है, और उसी वजह से ये विसंगति आपको देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें आपको गृह जनपद के चक्कर में, इस बार जो नया सॉफ्टवेयर पीएनपी का था कि सबको गृह जनपद मिले, 68,500 वाले में गृह जनपद नहीं मिलने से भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर फिर से ऑनलाइन आवेदन कर चुके थे और काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग ले रहे हैं, 14 से 15,000 अभ्यर्थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये एक विसंगति होती है कि गृह जनपद नहीं मिला, फिर बाद में आपको अंतर जनपदीय तबादला भी नहीं मिलेगा, आपको बाकायदा शपथ पत्र लिख करके देना है। तो इस वजह से पूरी कोशिश की गई थी कि कम गुणांक ज़्यादा गुणांक तो फैक्टर करेगा ही करेगा, प्लस जो आपने जिला वरीयता क्रमांक भरा होगा उसके आधार पर ही आपको जिला आवंटन देने की कोशिश की जाएगी और अधिकतम जो है आपको अपना मनपसंद गृह जनपद देने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक अभ्यर्थी हैं 66.60 पे इनका चयन हो गया गुणांक पर ओबीसी कैटेगरी में, और एक दूसरे ओबीसी के भाई हैं, इनका 66.69 गुणांक है और इनका चयन नहीं हो सका। मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जिला वरीयता क्रमांक में जिन्होंने वो जिला पहले स्थान पर रखा होगा, जैसे इनका 66.69 होगा, हो सकता है इनका जिला वरीयता क्रमांक दूसरा तीसरा चौथा रहा होगा और किसी का पहला रहा होगा, सेम गुणांक पर रहा होगा, तो उनको जिला पहले आवंटित हो गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़िले की गुणांक मेरिट ज़्यादा गई होगी और जिनका 66.60 हो गया उनके ज़िले की मेरिट कम गई थी, ठीक है। तो यूआर की सीट पे फाइट होने का मतलब यही है कि जिस जनपद की मेरिट ज़्यादा गई थी वहाँ पर ज़्यादा मेरिट वालों को फ़ायदा हुआ आरक्षित वर्ग के, और जहाँ पर कम गई वहाँ पर कम वालों को फ़ायदा हुआ। यानी जहाँ पर ज़्यादा गई थी वहाँ पर कम मेरिट वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि उनका नुकसान हो गया हो अपने कैटेगरी में, अभी भी अगर उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया, फिर बगल के जनपद में उनको कोई जनपद आवंटित हो गया हो, या फिर कोई दूसरा जनपद उनको आवंटित हो गया हो, या फिर उनका चयन हो सकता है ना भी हुआ हो, क्योंकि जब तक वो लो गुणांक वाले जनपद पर पहुँचे होंगे, ठीक है, वहाँ पर कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स रहा होगा और उसका वरीयता क्रमांक इनसे अच्छा रहा होगा तो उसको वो जनपद आवंटित हो गया होगा। तो ये चीज़ें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल जो अनुमानित जो भी चीज़ें थी मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया था। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि जो ओवरलैपिंग जो प्रकरण है, जो भी गुणांक में अंतर कम देखने को मिला है आप सभी को, तो आप सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, दिव्यांग अभ्यर्थी में विशेष रूप से जो 3 कैटेगरी है, 3% इनको आरक्षण मिला है, 4% आरक्षण की मांग इनके द्वारा की जाती रही है। तो इसमें जो आपके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल रिजर्वेशन होगा वहाँ पर भी अगर सीटें रिक्त बचती हैं तो आपको फिर से वही चीज़ें हैं कि एमआरसी कैंडिडेट्स होंगे तो उनको फिर से वही सेकंड लिस्ट में उनको फाइट कराया जाएगा यूआर की सीट पे, या फिर आपको अपनी कैटेगरी की सीट देने की कोशिश की जाएगी अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी में सीट नहीं बचती है। तो इस वजह से जो है गुणांक आपका ज़्यादा रहने की संभावना फिर से है। मेरे हिसाब से दोस्तों 80 से ज़्यादा ही गुणांक आप लोगों के हो सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके भी 62+ हैं तो आप लोग ही पूरी उम्मीद रख सकते हैं। दोस्तों, पहले लिस्ट में भी मैंने जो भी गुणांक बताया था आप सभी लोगों के गुणांक बताने के बाद ही बताया था और काफ़ी विस्तृत एनालिसिस के बाद बताया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस गुणांक से काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। और जो मैं फिर से गुणांक आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा अपने गुणांक ज़रूर शेयर करिएगा और मैं इससे भी अधिक सटीक गुणांक बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को। और इससे ज़्यादा दोस्तों है कि बस मेरी यही शुभकामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो भी अर्हता रखते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपका चयन हो सके, आपका चयन होना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर किसी भी तरह की चीज़ें होंगी आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और मेरे पास भी कोई अगर सूचना होगी तो आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ पर दे दी जाएगी, क्योंकि ऐसे वीडियो के माध्यम से या जो भी कुछ PDF में होता है तो आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोगों को ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका। पहली लिस्ट में दिव्यांग अभ्यर्थियों की गुणांक कट ऑफ जो है, जो यूआर में भी थे और दिव्यांग अभ्यर्थी थे, तो कम से कम 65+ तो 100% गई है दोस्तों। बाकी जो अदर अभ्यर्थी थे तो 65 के आसपास ही उनकी
कट ऑफ गई है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी एससी में थे तो उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है ठीक से कि किसी का चयन कम गुणांक पर भी हो सका है या फिर नहीं हो सका है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन से रह गए, उनको चयन सूची में उनका नाम नहीं आ सका। इसी तरह से ओबीसी के भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनका नाम चयन सूची में नहीं आ सका। लेकिन जो आपकी सेकेंड सूची जारी की जाएगी दोस्तों, इसमें कम से कम ज़्यादा सीटें, अगर 15,000 सीटें मान लीजिए आती हैं सेकंड लिस्ट के लिए, तो इसमें कम से कम 6 से 7,000 ओबीसी के अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अदर कैटेगरी के भी। और अगर एसटी वाले जो सीटें हैं एससी को मिल जाती हैं, और लगातार इसकी संभावना बनी हुई है क्योंकि पहले लिस्ट में इतने ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं 68,000 के समथिंग। तो निश्चित रूप से पीएनपी और सरकार को ये विचार करना चाहिए, या फिर विचार वो लोग कर रहे होंगे कि जो एसटी की रिक्त सीटें हैं इनको एससी में ऐड कर दिया जाए, या फिर जो स्पेशल कैटेगरी आपकी है फ्रीडम फाइटर की, एक्स सर्विसमैन की, तो उन सीटों को अब देखिए जो उनके अभ्यर्थी आगे ये कोशिश करेंगे कि सीटें कैरी फॉरवर्ड की जाए। तो इनमें जितने भी लोग पास थे सबका सिलेक्शन हो चुका है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो इनसे क्या होगा, जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा, जो पास हैं अर्हता रखते हैं तो उनका भी चयन सुनिश्चित हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है जनरल कैटेगरी के लिए जिनके भी अब 65 प्लस हैं, 65 प्लस नीचे है तो भी आप उम्मीद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 65 प्लस फाइनल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले लिस्ट में 69 प्लस फाइनल कहा था कि इतना रह सकता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 1 या 2 गुणांक कम भी रहने की संभावना है। तो आपने देख लिया होगा लगभग 1.5 गुणांक, 1.25 गुणांक कम भी कट ऑफ गया है। तो इसी तरह से जो 64 भी होंगे, 64 से कम भी होंगे, तो मैं आप लोग किसी को भी मैं झूठी दिलासा या फिर झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अगर मौका मिलता है तो आप लोग बिल्कुल सक्रिय रहिए, आगे की भी आप लोग तैयारी करते रहिए, और यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स से प्रपत्र हैं आप उनको तैयार रखें। अगर मौका मिल जाता है तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग चयनित होंगे और अध्यापक बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं मेरी। इसी तरह से ओबीसी में जिनके भी 64 प्लस हैं, 100% पॉसिबिलिटी है इसमें से किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं रुकेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि किस तरह से आप बता रहे हैं अभी कितनी सीटें रिक्त बचेंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी 3-4 दिन के बाद। लेकिन अभी जो मैं आप सभी को एनालिसिस बता रहा हूँ, कम से कम 64 प्लस अगर आपके हैं, अब इनसे जिनके कम हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ करके आप लोग परेशान होइए, परेशान मत होइए। आप लोग अगर मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप आगे की तैयारी करिए, आप लोगों का भी चयन जरूर होगा, इसमें हो जाएगा या फिर हो सकता है थर्ड लिस्ट भी आए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका चयन 100% हो जाएगा। इसी तरह से एससी कैटेगरी में अगर एसटी की सीटें दी जाती हैं तो 58 प्लस, अदरवाइज़ 59 प्लस पे आप सेफ हैं पूरी तरह से, पूरी संभावना है, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग अभ्यर्थी हैं भाई बहन हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल सटीक जो डेटा है मिल नहीं पा रहा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर अपने गुणांक कमेंट करिए कि कितने गुणांक तक आपका चयन नहीं हो सका है और कितनी सीटें रिक्त बच सकती हैं आप लोगों में, तो ये भी आंकड़ा सही से नहीं मिल पा रहा अभी। और मे भी हो सकता है कि 400 से 500 सीटें भी रिक्त बच पाना मुश्किल होगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कम से कम 64 के अगर आसपास अगर आप लोगों के गुणांक हैं। अब इसमें देखिए जो एससी में अभ्यर्थी होंगे और प्लस स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे, तो आप लोगों को हो सकता है मे बी 62 प्लस में भी चांस मिल जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों जब एक बार रिक्त सीटें आ जाएंगी तो उसके बाद ही मैं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रॉपर कट ऑफ बता पाऊँगा। लेकिन अभी भी 62 से लेकर के 64 की रेंज आप मान कर चलिए। अगर आप 62 से लेकर के 64 में हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो आप लोग उम्मीद रखिए। और आगे कितनी सीटें रिक्त बचती हैं तो उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को सटीक सेफ गुणांक बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ओवरलैपिंग प्रकरण हो गया। इसके बाद आंसर कुंजी विवाद है, जो कल सुनवाई होनी है, ऑर्डर रिजर्व है अंतरिम राहत को देते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में। तो अगर वहाँ पे 1 या 2 प्रश्नों पे अगर फैसला आ जाता है तो निश्चित रूप से ये गुणांक फिर ये सारा एनालिसिस फिर जो है एक बार फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो शिक्षा मित्र वाले भी होंगे, या फिर एससी के होंगे, ओबीसी के होंगे, यूआर के होंगे, तो जिनके गुणांक अच्छे होंगे। गुणांक अच्छे तो किसी के होने की संभावना बिल्कुल न्यून है, क्योंकि ये लोग जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, पास होने की कगार पे हैं और 1 या 2 नंबरों से पासिंग मार्क्स से रह रहे थे। तो ये लोग जब पास होकर के आएंगे तो इसमें शिक्षा मित्र और विशेष करके जो एससी के अभ्यर्थी होंगे इन्हें ही फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा करके। तो ओबीसी और जनरल की जो अभी मैंने गुणांक बताई है आप सभी को सेकेंड लिस्ट के लिए, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एससी के अभ्यर्थी होंगे या फिर जो शिक्षा मित्र होंगे, ये लोग अगर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो अनरिजर्व कैटेगरी के गुणांक होंगे, सेफ गुणांक होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। 65 प्लस में भी हो सकता है मुश्किल हो जाए। लेकिन अभी आप लोग पूरी उम्मीद लगा करके मान कर चलिए कि
5+ तक आप सेफ है जनरल कैटेगरी में, और उससे कम भी अगर आपका है 64 तक 63 तक भी है तो आप लोग उम्मीद मान करके चलिए, क्योंकि कितने लोग अभी इस चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे पहले लिस्ट के बाद। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। और जिन लोगों का काउंसलिंग कल से प्रारंभ है तो आप लोग काउंसलिंग में अच्छे से भाग लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रॉपर सबको ले करके जाइए, सबको प्रॉपर सीक्वेंस में उनको ऑर्डर में रख करके ले जाइए। सेकेंड लिस्ट आपका वही है 10 से 12 जून तक कोई ना कोई इसके रिगार्डिंग सूचना 100% मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और 15,000 प्लस इसमें रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये हो गया सारी बातें। और अगर आपके मन में क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके पूछेगा। मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूँ, किसी का भी कमेंट बिना जवाब दिए मैं नहीं छोड़ता हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे जवाब देने में, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।